तो सार्क की असफलता की अगर बात करें कि भाई सार्क इतना सफल क्यों नहीं हो पाया, एशियन जो आसियान है वो इतना सफल है, यूरोपीय यूनियन इतना सफल है, लेकिन सार्क सफल क्यों नहीं हो पाया। तो सार्क की अगर असफलता की बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं कि जहां पाकिस्तान होगा वहां सफलता की बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना दगाबाज देश है कि इससे आप अच्छे की उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहला आप देखें, पाकिस्तान का पहला तो असहयोग, यानी ये कभी सहयोग करने वाला ही था। वो जबकि सार्क के उद्देश्य में लिखा हुआ है कि सार्क के जो सदस्य देश होंगे वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आपसी विश्वास को बढ़ाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से आप इस चीज की उम्मीद करेंगे, कमी है। दूसरा लिखा था कि भाई क्षेत्रीय स्थिरता रखेंगे, सार्क का ही उद्देश्य था, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के लिए जाना जाता है। अगला ये था सार्क के उद्देश्य में कि भाई अगर एक पक्षीय या बहुपक्षीय आप कोई भी समझौता करें तो उसमें सार्क के हितों का ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान से आप इस चीज की भी उम्मीद नहीं कर सकते। इसने एक पक्षीय गुट बनाया और वो भी चाइना के साथ। अब चाइना के साथ गुट इसलिए बनाया क्योंकि चाइना जो है भारत का कट्टर दुश्मन है। दुश्मन कहने का मतलब कि भारत और चाइना के संबंध अभी अच्छे नहीं है, और जहां भारत के संबंध जिस देश के साथ भी अच्छे नहीं होंगे, पाकिस्तान उसकी गोद में जाकर के बैठ जाएगा। तो ये भी एक कारण है। अगला कारण ये भी है कि भाई जब सार्क का सम्मेलन होना था, सार्क के सम्मेलन और सार्क के उद्देश्य की अगर बात करें तो उसमें ये भी लिखा था कि भाई एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और वहां पर एक दूसरे देश में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करेंगे, शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से आप इस चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। सार्क के बनने के बाद पठानकोट पर हमला हुआ, पठानकोट एयरबेस पर भी पाकिस्तान की तरफ से समर्थित आतंकवादियों का हमला हुआ, कारगिल युद्ध भी पाकिस्तान की तरफ से हुआ। तो ये सब सार्क के विरुद्ध गए और सार्क से जो सदस्य देश था उनके मोह भंग होता गया और धीरे धीरे सार्क का क्षय होता गया, असफल होता गया और इसका ग्राफ नीचे जाता रहा। अगली बात, सार्क को लगभग 37 साल बने हुए हो गए। इसके केवल सम्मेलन होता है, सम्मेलन में सारे सदस्य देश भाग लेते हैं, लेकिन इसमें कोई भी आर्थिक या राजनीतिक प्रगति होती हुए नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि इसका जो क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि का जो लक्ष्य था, जो सिद्धांत था, और जो देश में भी शामिल किया गया था, उस पर भी कोई खास प्रगति नहीं हुई। साप्टा भी मुक्त व्यापार के लिए बनाया गया था, लेकिन ये भी पूरी तरह से असफल हो गया। और अगर नेपाल, सार्क के सदस्य नेपाल और श्रीलंका की बात करें तो इनका भी बड़ा बुरा हाल है, क्योंकि इनका भी झुकाव चीन के प्रति है, जिसकी वजह से नेपाल से हमारे कुछ जो संबंध थे, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे या जो पड़ोसी संबंध थे, उनमें खटास आई है, जिसका एक उदाहरण आप पीछे की सरकार में देख सकते हैं, जिसमें काला पानी का जो हमारा डिस्प्यूट था 2 किलोमीटर का, वो भी सामने आया। श्रीलंका में भी भारत विरोधी गतिविधियां चली, श्रीलंका से भी हमारे संबंध थोड़ा तल्ख हुए, और इन सब का मेन कारण है चाइना का के प्रति इनका झुकाव, यानी चाइना ने इन दोनों देशों को डेप्थ जाल में फांस रखा है। और आज की डेट में आप ये देखें कि चाहे श्रीलंका हो चाहे नेपाल हो, दोनों महंगाई, बेरोजगारी और डेप्थ यानी कर्ज में चरम पर हैं, और यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तो ये भी एक सार्क के प्रति नकारात्मक प्रभाव इस फैक्टर ने भी डाला, इस कारक ने भी डाला। अगला क्या था, सार्क के उद्देश्य में ये कहा गया था कि भाई एक दूसरे के प्रति हम बेहतर कनेक्टिविटी रखेंगे, यानी जो सदस्य देश हैं उनमें बेहतर कनेक्टिविटी रखेंगे, लोगों को लोगों से मिलाएंगे, ताकि उनमें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना आए, एक दूसरे को बेहतर समझने की भावना आए, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़े। लेकिन ये भी कनेक्टिविटी का अभाव हुआ। क्यों अभाव हुआ? क्योंकि एक पासपोर्ट प्रणाली लाई गई थी, फ्री पासपोर्ट प्रणाली, जिसमें सार्क के सदस्य देश एक सदस्य देश से दूसरे सदस्य देश में आराम से बिना पासपोर्ट के जा सकते थे, जैसा यूरोपीय संघ में हुआ था। यूरोपीय संघ में अभी भी होता है, जो यूरोपीय संघ के देश हैं उनके नागरिक एक देश से दूसरे देश में आराम से बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट प्रणाली लाई गई थी, लेकिन ये पासपोर्ट प्रणाली भी पूरी तरह से असफल रही, और जिसकी वजह से कनेक्टिविटी आज तक अच्छे से नहीं हो पाई। और अगला है सार्क के जो बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचा में जैसे इंटरनेट सेवा हुए, पारस्परिक सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ, या पारस्परिक राजनीतिक संबंध हुए, तो इनका भी बहुत ज़्यादा कमी पाई गई है। तो इस प्रकार सार्क का कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड, तो सार्क असफल ही रहा। जिन जिन उद्देश्यों पर सार्क को बनाया गया था, सार्क ने उनमें से एक भी उद्देश्य पूरे नहीं करे। तो इसलिए, और इसमें सबसे बड़ा खतरनाक कारण
कारक था पाकिस्तान को साथ में लेना, क्योंकि पाकिस्तान है ही दगाबाज देश, इससे आप विश्वास की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसलिए सार्क पूरी तरह से आज के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो पूरी तरह से असफल है। ये तो कुछ कारक हैं, इसके अन्य कारक भी देखे गए हैं, जैसे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का चरमरा जाना, नेपाल की अर्थव्यवस्था का चरमरा जाना, तो ये सारे कुछ कारक हैं जिसके कारण सार्क जो है असफल रहा। इसी का सार्क के विकल्प के रूप में बिम्स्टेक आया। बिम्स्टेक जो बंगाल की खाड़ियों को मिलाकर के 7 देशों का समूह है, जिसमें पाकिस्तान के इस रवैये को देखते हुए, पाकिस्तान की इस दगाबाजी को देखते हुए पाकिस्तान को इस बिम्स्टेक में नहीं रखा गया, पाकिस्तान को इससे बाहर रखा गया। और जब पाकिस्तान जहरीला सांप जो बाहर आ गया, अब आप देख रहे होंगे कि बिम्स्टेक जो है सार्क से बेहतर कर पा रहा है। अगर हम आसियान की बात करें तो आसियान में ये सभी चीज़ें अच्छे से पाई जाती हैं, यानी सहयोग की भावना है, उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता लाई है, उन्होंने फ्री ट्रेड को प्रोत्साहित किया है, उनमें बेहतर कनेक्टिविटी है, उन्होंने आपसी सहयोग बढ़ा है, जिससे आसियान आज सफल रहा है और सार्क उसके मुकाबले क्या है, विफल है, असफल है। तो ये कुछ कारक हैं सार्क के असफल होने का। आगे बढ़ते हैं हम।